नमस्कार दोस्तों। आज हम संघवाद के तीसरे पार्ट पर बात करेंगे। हमने पहले में बताया था कि संघवाद की विशेषता क्या होती हैं और उसी में हमने जिक्र कर दिया था कि संघवाद के अंतर्गत भारत में कौन कौन सी विशेषता हैं वो लागू होती हैं। हम उस पर बात करें, देखेंगे कि भारत का विभाजन है एक रक्त रंजित अर्थात एक ब्लडी पार्टीशन के साथ हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग हैं आपस में मारे गए थे। और फिर हमने एक संविधान का जो ढांचा तैयार किया, उसमें हमें संविधान के किसी भी आर्टिकल में है संघात्मक व्यवस्था का जिक्र नहीं किया कि हम भारत एक संघ अर्थात संघात्मक देश है। अर्थात भारत को संविधान के पहले आर्टिकल में ही आपका राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ द स्टेट बताया गया, लेकिन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में है स्पष्ट तौर से नहीं बताया गया कि भारत एक संघात्मक राज्य है, फेडरल स्टेट। लेकिन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से और संविधान के प्रावधानों से कहा जा सकता है कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है। भारत एक यूनियन जो सिस्टम है आपका। दूसरी चीज़ है कि वो हमने 7 विशेषताएं जो बताई संघात्मक की होती हैं, क्या भारत में वो लागू होती हैं, उन पर हम एक एक पर बात करते हैं। जैसे उसमें पहला बताया गया था कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर, अर्थात पहला है सरकार के स्तर। भारत का संविधान लागू हुआ तभी से ही आपका या स्वतंत्रता से ही भारत में राज्य और केंद्र अर्थात 2 प्रकार की सरकार के कितने टीयर थे आपके, 2 टीयर थे, या उसको कहें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा है सरकार के 3 स्तर बनाए गए, जो कि पंचायती राज के रूप में है 73वें संविधान संशोधन, और 74वां है नगर पालिकाओं से संबंधित। अर्थात पहली विशेषता है भारत में लागू होती है क्योंकि भारत में वर्तमान में सरकार के 3 स्तर हैं। एक पूरे देश के लिए है, भारत सरकार जिसे कहते हैं या केंद्र सरकार जिसे कहते हैं, और राज्यों की अपनी अलग अलग सरकार होती हैं जिन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार कहते हैं। और तीसरे स्तर पर जहां की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, वहां पर लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट हैं, पंचायती राज, अब या उसको ये कहें पंचायतें, और दूसरा है नगर पालिका। दूसरा है कि हमारा संविधान में है 2 स्तरीय जो व्यवस्था बनाई गई है, उसमें दूसरा है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन है वो स्पष्ट किया हुआ है। शक्तियों का विभाजन हमारा एक आर्टिकल है संविधान का 246 के तहत केंद्र और राज्य को शक्तियां हैं वो बंटवारा किया गया है, और उसके लिए एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। उसमें शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। उसके 3 भाग हैं। पहला है आपका संघ सूची, अर्थात यूनियन लिस्ट। जब संविधान बना उस समय इसमें 97 विषय थे, सब्जेक्ट थे, और अब वर्तमान में है वो बढ़कर के 100 हुए। इसमें कौन कौन से हैं, अर्थात जो रक्षा प्रतिरक्षा डिफेंस का मैटर है, फॉरेन अफेयर्स हैं, विदेशी मामले हैं, कम्युनिकेशन संचार है आपका, मनी आपका जो इसको कहें आपका नोट निर्वहन का कार्य है, अर्थात आपका जो बैंकिंग बीमा है, वो सब किसमें है आपका संघ सूची के विषय के अंतर्गत है, जिन पर नियम विनियम बनाने की शक्ति है भारतीय संसद को है। हम उसको कहें तो लागू है वो आपकी केंद्र सरकार करती है, अर्थात केंद्र सरकार को है। ठीक है, हम छोटे लेवल पर है वो बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार, लेकिन किसको है बनाने की शक्ति, संघ सरकार को है, जिसमें संसद को है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची।
स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है इस पर जो नियम विनियमन बनाने की शक्ति है वो वहाँ की राज्य सरकार को है। अर्थात हम ये कहें कि राज्य के विधानमंडल को इस पर नियम विनियमन बनाने की शक्ति है। और पहले इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन, आपका व्यापार है, आपका मनोरंजन है, आपका सिंचाई है, इस तरह के विषय हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अर्थात कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि संघ और राज्य दोनों के उसमें आते हैं, अर्थात जिन पर नियम विनियमन बनाने की शक्ति है केंद्र और राज्यों को है। लेकिन जहां पर यदि केंद्र सरकार भी अगर नियम बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है और यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर केंद्र के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा बनाया गया नियम है वो आपका लागू होता है। जैसे इसमें विषय कौन से हैं? शिक्षा है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट वन है, आपके विभिन्न ट्रेड यूनियन है, मजदूर संगठन है, आपका एडॉप्टेशन है और सक्सेशन है। अर्थात आपको ये कहें उत्तराधिकार है और आपका जो ये कहें कि अडॉप्टेशन है वो सब किस में है? आपका इस सूची के अंतर्गत है। और हैं कुछ विषय ऐसे होते हैं जो इन तीनों में नहीं आते हैं, उनको आपका नियम विनियम बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार को है, अर्थात संसद को है, जिसे हम रेजुडियरी कहते हैं। और उसमें जैसे कि एक IT एक्ट आपका साइबर कैफे, जो आपका साइबर अपराध हैं, जिसके लिए 2000 में भारत सरकार ने नियम बनाया गया, साइबर एक्ट, IT एक्ट 2000। ठीक है। नेक्स्ट है अगली विशेषता, 2 विशेषता हम फिर है नेक्स्ट थर्ड, सबको साथ लेकर चलने की। देखिए, सबको साथ लेने के संघ की एक विशेषता है, लेकिन सभी के लिए अधिकार हैं वो बराबर नहीं मिलते हैं। आप भारत के संदर्भ में भारत को देखेंगे, कुछ राज्य हैं जिनको विशेष अधिकार हैं। जैसे पहले आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में, जब आपका जम्मू कश्मीर आपका जो राज्य पुनर्गठन आपका जो विधेयक है संसद में आपका पेश किया गया, उससे पहले वहाँ पर है कोई बाहरी व्यक्ति है अर्थात दूसरे राज्य का है, कोई भूमि नहीं ले सकता है, वहाँ ना बस सकता था। यहाँ तक कि महिलाओं को यदि किसी दूसरे नागरिक से है, दूसरे राज्य के नागरिक से अगर शादी करती है तो उसको संपत्ति के अधिकार है वो उसको नहीं मिल पाते। वहाँ का एक अलग संविधान था, अर्थात उस राज्य को विशेष अधिकार दिए हुए थे। कुछ छोटे राज्य हैं जिनको अधिकार है आपको बहुत कम है, जैसे हम कहें लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली का विवाद आप देख सकते हैं, अर्थात जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा है वो नहीं दिया गया है। दूसरा चीज़ है कि अभी भी भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में जहां इनर परमिट सिस्टम लागू है, अर्थात वहां से दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को भी वहां जाने के लिए एक आदेश अर्थात एक आपको अनुमति पत्र है वो लेना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं इनर परमिट सिस्टम। नेक्स्ट हमारी विशेषता संविधान की सर्वोच्चता, या उसको एक दूसरा हम कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जब कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है केंद्र और राज्यों के संदर्भ में या विभिन्न राज्यों के मैटर के संदर्भ में है, या आपका कि कौन सा राइट है, क्या कहाँ संघात्मक व्यवस्था क्या है, अगर इस तरह का संविधान के मूल ढांचे से संबंधित कोई मामला है तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है हमारे यहाँ पर न्यायपालिका को है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है, और उनका डिसीजन है वो अंतिम माना जाता है। अर्थात भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली विशेषता की ओर।
वित्तीय स्वायत्तता। हमने पहले बताया कि केंद्र को अपना जो टैक्स कलेक्शन करने के लिए अलग अलग क्षेत्र है, राज्यों के लिए अलग है और आपका जो स्थानीय सरकार है उसके लिए अलग है, तथा केंद्र के द्वारा जो राज्यों को सहायता दी जाती है वो हमारे यहाँ पर एक फाइनेंस कमीशन भी है और उसकी स्थापना की गई है आर्टिकल 280 में, जो कि रिकमेंड करता है कि किस राज्य, हमारे राज्यों के बंटवारा है, हमारा वित्तीय स्रोतों का बंटवारा किस तरह से करना है उसके लिए, अर्थात वहाँ पर वित्तीय स्वायत्तता है हमारे यहाँ पर अधिक है। नेक्स्ट आपकी हम बात करते हैं इसी पर ही आपका, यदि हम मूल ढांचे में कोई परिवर्तन करना है, अर्थात संशोधन से मैटर, संविधान संशोधन, क्योंकि केंद्र और राज्यों के लिए शक्तियों का विभाजन किया हुआ है, यदि उन विभाजन में कोई परिवर्तन करना है तो हमारा अकेले राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। जैसे हम जीएसटी के संदर्भ में कर सकते हैं, जब जीएसटी यहाँ लागू किया गया तो वहाँ पर संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया, उसके बाद में आधे से अधिक राज्यों के द्वारा पारित है वो किया गया, अर्थात एक स्तर पर है, हमारे यहाँ पर परिवर्तन है आपका संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ पर आप देखेंगे एक ही नागरिक समूह, हम बात करते हैं कि एक ही नागरिक समूह पर है केंद्र सरकार अपना आधिपत्य करती है, अपना नियंत्रण करती है, अपना कानून व्यवस्था चलाती है, अर्थात जो रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित, मान लीजिए आपको कहीं देश की बाहरी सीमा पर कोई आपका मामला ऐसा हुआ है तो वहाँ पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने के लिए वो आदेश दे सकती है, राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो आपका एक ही नागरिक समूह पर है, सभी के जो आपके नियम कानून बनाए हुए हैं वो लागू होते हैं। मान लीजिए भारत सरकार ने है, मान लीजिए कोटा लगाया है आपका बनाया हुआ है, तो वो भी आपका किसी पर अगर कोई ऐसी गतिविधि करता है तो उस पर वो लागू होगा। यदि किसी राज्य सरकार ने है रासुका को लगाया हो तो रासुका को आपको, यदि उसने कोई और विधि बनाई हुई है तो उस विधि के तहत है, अर्थात एक नागरिक समूह पर है, सभी लोग हैं, अर्थात सभी सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है, वो नियंत्रण स्थापित करती है। ये था कि भारत में संघीय व्यवस्था है वो कितनी लागू होती हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि भारत में सभी संघीय विशेषताएं हैं वो आपकी लागू होती हैं। हम उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी विशेषता हैं कब आपकी नहीं हो पाती हैं, उन पर हम बात करेंगे कि कब भारत की व्यवस्था है वो हमारी कब संघात्मक हो जाती है, कब आपकी एकात्मक हो जाती है। ठीक है, ये आपका था, समझ में आया होगा। धन्यवाद।